हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज क्लास 7th का NCERT हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और इसी से हम जो हैं 7th क्लास की हिस्ट्री की NCERT की सीरीज़ शुरू करेंगे। जैसा कि हमने पहले 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी और हमने उसके सारे चैप्टर्स ख़त्म किए। और मैंने आपको बताया कि जैसे हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ रहे थे तो हमने 700 AD तक उसमें पढ़ा है, कंप्लीट किया है कि कैसे उस टाइम के किंगडम्स वगैरह रही और कैसे उस टाइम में डेवलपमेंट्स हुई धीरे धीरे। तो आगे जो है हमें जो हिस्ट्री हम ये पढ़ेंगे, ये मेडिवल हिस्ट्री कही जाती है, जब जो इस्लामिक लोग हैं वो हमारे भारत में एंटर कर चुके थे और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। एक तरह से ये आपको ये समझाता है, इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ समझेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे समय के साथ हज़ारों वर्ष जो हैं धीरे धीरे निकलते रहे और उनके अंदर कैसे समय के साथ बदलाव आए, कैसे चेंजेस आए, सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस आए और किस तरह से लोगों के कल्चर में चेंजेस आए। तो ये सब जो चेंजेस आए हैं 1000 ईयर्स में, हम उसको एक तरह से एज अ इंट्रो इस चैप्टर में समझेंगे, ब्रीफ में समझेंगे। जब तक हम इस चैप्टर को नहीं समझेंगे हम आगे की हिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसे समझना ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर 7th क्लास NCERT का शुरू कर रहे हैं। नाम है इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। टेक अ लुक एट द मैप 1. दिस इज मैप 1 एंड ऑन द सेकेंड पेज दिस इज मैप 2. So map 1 was made in 1154 CE by the अरब जोग्राफर अल-अदरीसी। ये जो मैप 1 है ये अरब जोग्राफर अल-अदरीसी ने बनाया है। और जो ये मैप 2 है इसको एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 ईस्वी में बनाया है। ठीक है, और ये दोनों मैप ही जो हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखा रहे हैं। ये भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही मैप बनाया गया है जो 1154 AD में बनाया गया। और जो ये मैप है ये भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही मैप बनाया गया है जो 1720 ईस्वी में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था। एंड द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैप ही एक दूसरे से कितने डिफरेंट है, चाहे वो एक ही एरिया के बनाए गए हैं। जो अल-अदरीसी का मैप है, जो ये मैप 1 है, इसके अंदर साउथ इंडिया, वहाँ एक तरह से साउथ इंडिया जो है वहाँ दिखाया गया है जहाँ पर नॉर्थ इंडिया है। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया को वहाँ दिखाया गया है जहाँ पर साउथ इंडिया है। ये जो आप ऊपर की साइड देख रहे हैं ना, ये साउथ इंडिया है। ठीक है, और जो नीचे का साइड दिखाया जा रहा है ये हमारा नॉर्थ इंडिया है। तो ये ऑपोजिट एक तरह से ये मैप हमें दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो नाम है वो भी अरेबिक में लिखे गए हैं जगह के। लेकिन जो ये दूसरा मैप है, ये मैप लगभग उस मैप के बनने के 600 साल बाद बनाया गया और ये काफ़ी फेमिलियर है। जो हमारे आज का मैप है ना उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हमें दिखता है। और ये हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है जैसा आज आप देखते हैं कहीं ना कहीं, बट इतना सेम नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ये हमारे मैप से। तो इस मैप का जो यूज़ है वो यूरोपियन सेलर्स किया करते थे, मर्चेंट्स जो होते थे अपने जहाज़ों से, जब वो यूरोप की तरफ से हमारे भारत की तरफ आते थे तो वो लोग इसी मैप का यूज़ करते थे। ठीक है, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है। और यहाँ पर देखिए ये श्रीलंका है और यहाँ पे जो कोस्टल एरिया ना इनको तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से समझाया गया है। ठीक है, इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड। तो देखिए आप ना इस चैप्टर के अंदर ये समझेंगे कि कैसे डिफरेंट पीरियड्स में जो चीज़ें हैं वो एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि आप देखो, आप कार्टोग्राफी की देख लो। कार्टोग्राफी का मतलब होता है जो लोग एक तरह से नक्शे बनाने वाला काम। ठीक है, तो जो कार्टोग्राफी है वो भी 2 पीरियड्स में अलग अलग डिफाइन हो रही है। कि देखिए एक टाइम वो था जब इस तरीके से मैप्स बनते थे, ठीक है, और एक टाइम ये आया कि जब मैप्स इस तरीके से बनने लगे। तो कार्टोग्राफी में भी कैसे चेंजेस आए समय के साथ। तो समय के साथ चीज़ों में जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, देखो एक तो ये भी चीज़ इसमें समझाई गई है कि जो हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत इस टाइम मतलब जब वो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है किसका, डॉक्यूमेंट्स का, मैप्स का, टेक्स्ट का, क्योंकि वो जो टेक्स्ट है वो किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है, उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उस इंफॉर्मेशन को कंसिडर करना है। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, इफ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, वट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। वो ये कह रहे हैं कि अगर जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है इन चीज़ों के थ्रू, उसका कंटेक्स्ट अगर टाइम के साथ बदल रहा है तो उसमें लैंग्वेजेस में भी बदलाव आते होंगे, उनके मतलब में भी बदलाव आते होंगे।
जैसे कि जो मेडिवियल पर्शियन है, जो मध्यकालीन समय में जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी वो आज की पर्शियन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा अलग है। तो कैसे है, वो टाइम के हिसाब से अलग है। वरना अगर आपको कोई कहे कि भाई पर्शियन लैंग्वेज बोलो तो आप उसको मेडिवल को भी सेम ही समझोगे और मॉडर्न को भी सेम समझोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। समय के साथ भाषा में भी बहुत बदलाव आए हैं। मेडिवियल पर्शियन कुछ अलग थी और जो मॉडर्न पर्शियन है वो कुछ अलग है, ठीक है। सो ये डिफरेंस सिर्फ ग्रामर का नहीं है, बल्कि यहाँ पे शब्दों का मतलब भी समय के साथ बदला है, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए समझेंगे टर्म जो है हिंदुस्तान। आज अगर हम कोई हिंदुस्तान कहता है तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? आपके दिमाग में पूरे हमारे भारत का एक मैप आ जाता होगा, है ना, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी है सारा एरिया आपके दिमाग में आता होगा कि हाँ ये हमारा हिंदुस्तान है। लेकिन जब इस टर्म का यूज़ 13th सेंचुरी में मिनाज है सिराज ने किया था अपना एक क्रॉनिकल, मतलब अपने राजा का एक क्रॉनिकल लिखने के लिए जो पर्शियन में लिखी गई है, तो उसका मतलब हिंदुस्तान से था पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है वो उनके लिए क्या था, हिंदुस्तान था। उसने ये टर्म पॉलिटिकल सेंस में यूज़ की थी उस एरिया के लिए जिस एरिया पर उस दिल्ली का सुल्तान जो है वो राज कर रहा था। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना कि वो लोग बोलते थे कि हमारी सल्तनत जिस पर हम शासन कर रहे हैं, तो वो पूरे भारत पर शासन नहीं कर रहे होते थे। उनके हिसाब से जितना एरिया, जितना भी वो वास्ट नॉर्थ का एरिया जिसमें वो राज कर रहे होते थे वो उनके लिए हिंदुस्तान होता था। लेकिन उसके अंदर कभी भी साउथ इंडिया इंक्लूड नहीं हुआ। साउथ इंडिया में हमेशा दूसरी ही डायनेस्टीज राज कर रही होती थी, ठीक है। तो उस समय अगर आप कभी अब बाद में अगर आप समझे कि यार ये तो हिंदुस्तान कह रहा है और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि साउथ इंडिया में दूसरे राजा थे, तो नहीं, हिंदुस्तान का जो मतलब है वो समय के साथ बदला है। तो यही चीज़ ये चैप्टर आपको समझाएगा ताकि आपको आगे हिस्ट्री को समझने में आसानी रहे, ठीक है। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. आप धीरे धीरे आगे इन चैप्टर्स में समझेंगे कि बाबर कौन है, ये सब कौन है। मैं आपको आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो बाबर है वो मुग़ल सल्तनत का फाउंडर था। 1526 में वो भारत में आया था और उसने पानीपत की लड़ाई की थी और तब उसने यहाँ पर मुग़ल सल्तनत की स्थापना की थी। तो उसने हमारे भारत की जोग्राफ़ी को डिफ़ाइन किया है और यहाँ पर भी उसने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया है। ऐसे ही जो अमीर खुसरो थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे, 14th सेंचुरी के आसपास की बात है, तो जो अमीर खुसरो थे उन्होंने हिंद शब्द का यूज़ किया है। जिस टाइम पर इंडिया शब्द जो है एग्जिस्ट नहीं करता था तो हिंदुस्तान शब्द जो है उस शब्द का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। अब यहाँ पर एक सिंपल टर्म से हम समझेंगे, जैसे कि फॉरेनर शब्द है, विदेशी शब्द है, ठीक है। तो इसका आज हम क्या मतलब निकालते हैं कि जो व्यक्ति इंडियन नहीं है, जो भारतीय नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, विदेशी कहेंगे। लेकिन पुराने समय में मेडिवियल एरा में, मध्यकालीन जो भारत हमारा था उस एरा में, मध्यकालीन भारत से देखो मैं आपको समझा देती हूँ, 700 AD के बाद का टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। हमने इससे पहले जो पढ़ा है वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री रही है और जैसे मैंने आपको बताया 700 AD के आसपास जो है इस्लामिक लोग हमारे भारत में एंटर कर चुके थे। तो वहाँ से शुरू होती है मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री। आपको धीरे धीरे चीज़ें अपने आप समझ आएंगी इस चैप्टर में। तो मेडिवल पीरियड के टाइम पे जो फॉरेनर शब्द है वो किसी अजनबी के लिए यूज़ किया जाता था जो अचानक से किसी विलेज में आया है, जो हमारी सोसाइटी से या फिर हमारे कल्चर से बिलोंग नहीं करता है, उसके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता था। फॉरेनर शब्द नहीं, मतलब हिंदी में उसको बोला जाता था परदेसी या फिर पर्शियन भाषा में अजनबी कहा जाता था। तो ये शब्द यूज़ किए जाते थे। आज अगर आप किसी को फॉरेनर कहेंगे तो फॉरेनर का मतलब क्या होगा कि वो भारतीय नहीं है, बट उस समय में उस मध्यकालीन भारत में उस शब्द का मतलब कुछ अलग था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये समझा रहे हैं कि कैसे समय के साथ शब्दों का मतलब जो है वो धीरे धीरे बदल रहा था, ठीक है। Historians and their sources. Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigations. ठीक है, जो historians हैं उन्होंने बहुत सारे sources का यूज़ किया है पास्ट को स्टडी करने के लिए। जैसे कि हम गुप्ता रूलर्स के बारे में हमने पिछली क्लास में, मतलब 6th क्लास के उसमें पढ़ा हमने गुप्ता रूलर्स के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे, अब देखो इसमें लिखा भी हुआ है ना, हम यहाँ पर पढ़ेंगे 700 AD से लेकर 1750 तक, ठीक है। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। आप अगर नोटिस करें आगे जाके आप ना नोटिस करेंगे कि जो मध्यकालीन भारत है उसकी जो हिस्ट्री है ना वो हमें काफ़ी कंटिन्यूटी में मिली है।
हमें मतलब हर डेकेड के बारे में, हर सेंचुरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि उस समय कौन सा राजा था, ठीक है, उसके साथ कौन लोग काम कर रहे थे। मतलब हमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें एंशियंट हिस्ट्री की नहीं है। जैसे हम काफ़ी ईयर्स को ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि लाइक मैंने आपको पहले बोला था ना कि कैसे पॉलिटिकल डिसऑर्डर रहा इतने सालों तक, बिकॉज वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट टाइम पीरियड। हमें उस पीरियड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले, कोई टेक्स्ट नहीं मिले, तो हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए मध्यकालीन भारत का, तो इसके हमें बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिले हैं। इसका रीज़न क्या रहा है कि जो पेपर यूज़ है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा, क्योंकि जो पेपर है वो धीरे धीरे सस्ता होने लगा, तो लोग क्या करने लगे, पेपर का यूज़ करने लगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमें इस समय के बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिससे हमें सभी राजाओं के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teaching of saints, petitions and judicial records or the registers of accounts and taxes. लोगों ने पेपर का यूज़ टेक्स्ट लिखने के लिए किया, होली टेक्स्ट लिखने के लिए, जैसे कि कुरान है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और रूलर्स के बारे में लिखा कि वो रूलर्स ने किस तरह से शासन किया, कौन से रूलर्स आए, ठीक है। जो भी संतों ने अपनी टीचिंग्स दी हैं वो लिखी गई। राजा किस तरह से अपने अकाउंट्स को संभालते थे और उनके किस तरह के टैक्सेस लगाते थे, ये सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है उनको लिखने के लिए इन पेपर्स का यूज़ किया गया। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट जो हमने पहले पढ़ी कि जो पहले मैन्युस्क्रिप्ट जो मेटल्स पे या फिर किसी किसी चीज़ों पर लिखी जाती थी पुराने समय की, तो उनको जो क्या करते थे, राजा जो होते थे वो कलेक्ट करवा कर अपनी लाइब्रेरीज़ में रखवाते थे कि भाई हमारे पास ये हिस्ट्री के सोर्सेज हैं। इनके समय में भी हिस्टोरियंस हुआ करते थे जो पास्ट के बारे में पढ़ रहे होते थे, ठीक है। तो जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये हमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हैं, एक डिटेल डॉक्यूमेंट जो है ये हमें प्रोवाइड करवाती हैं। तो इसका जो यूज़ है, अब उस समय जो क्या होता था कि जो प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं होती थी, कोई प्रिंटर्स नहीं होते थे, जो स्क्राइब हुआ करते थे। स्क्राइब कौन होते हैं, जो लिखने का काम करते हैं। तो जो स्क्राइब होते थे वो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करके अपने हाथों से दूसरे पेपर पर लिखा करते थे। एक तरह से जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे आपने अगर अपने फ्रेंड से कोई कॉपी ली और आपने उसकी कॉपी से अपनी कॉपी में सेम लिखा, ठीक है, आप भी अपना होमवर्क सेम उसमें से कॉपी कर रहे हैं, तो क्या होगा, समटाइम्स आपको फ्रेंड की अगर आपको हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है या किसी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको अपने तरीके से लिख देते हैं जो आपको समझ आ रहा है। तो ऐसे ही चेंजेस आ गए। जो लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखकर नए टेक्स्ट लिखे, नई उनकी कॉपीज़ बनाई, तो उससे क्या हुआ, कुछ ना कुछ चेंजेस आए, शब्दों में चेंजेस आ गए, सेंटेंसेस में चेंजेस आ गए। और यही स्मॉल जो चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, ये सेंचुरीज़ तक आगे बढ़ते गए लोगों तक, ठीक है, जब तक कोई ओरिजिनल कॉपी ना मिल गई। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम थी कि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसकी वजह से क्या करते थे, हिस्टोरियंस जो होते थे ना, जितने भी वर्जन्स, जितनी भी कॉपीज़ मैन्युस्क्रिप्ट्स की लिखी हुई हैं, उन सभी को पढ़ के ये गेस करने की कोशिश करते थे कि ओरिजिनली ऑथर ने क्या लिखा होगा, ठीक है। सो ऑन ओकेजन्स ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। जो ऑथर्स हुआ करते थे ना, वो भी अपने लिखे हुए क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते थे टाइम टू टाइम, ठीक है। द 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। ये ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में है कि इन्होंने अपना एक क्रॉनिकल लिखा था 1356 ईस्वी में, उसके बाद 2 साल बाद उन्होंने दोबारा अपना क्रॉनिकल लिखा। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो जब उनको कॉपी किया जाता था, आगे से आगे वो बढ़ती रहती थी। कोई ऐसा तो था नहीं कि डिट्टो जो है, जैसे प्रिंटर होता है वो सेम टू सेम कॉपी कर देता है, ऐसा नहीं होता ना। इंसान से गलतियां होती हैं, तो ऐसे ही गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं वर्ड्स का मतलब बदला, सेंटेंसेस का मतलब बदला, और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशंस भी बदल गई, ठीक है। तो ये चेंजेस आए हैं समय के साथ। New social and political groups. The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. ठीक है, इतने हज़ारों सालों की स्टडी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें बदलाव आया, जैसे कि पर्शियन व्हील आने लगा, उसका यूज़ किया जाने लगा इरिगेशन में, वीविंग के लिए, बुनाई के लिए स्पिनिंग व्हील का यूज़ किया जाने लगा, कॉम्बैट के लिए फायर आर्म्स जो होते हैं ना,
फेंकते हैं, गोला फेंक, उन सब चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा। नए नए तरह के फूड्स अराइव होने लगे सब कॉन्टिनेंट में। जब नए तरह के लोग हमारे कॉन्टिनेंट में एंटर हुए तो उनके साथ जो उनके वहाँ का फूड था वो भी एंटर हुआ, उनके वहाँ की जो इनोवेशंस थी, टेक्नोलॉजी थी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर एंटर हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली एंड कल्चरली बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हुए, जिनको हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोग जो होते थे वो ग्रुप्स में बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करने लगे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, ठीक है, कि कुछ नया हो, उनके लाइफ में चेंजेस आए, वो लोग अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकें, उनको कुछ काम मिले और अपने फ्यूचर में कुछ चेंजेस ला सकें। इन सब चीज़ों के लिए लोग क्या करने लगे, ट्रैवल करने लगे। सो वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। ऐसे ही एक ग्रुप जो है लोगों का वो बहुत फेमस हुआ, जिसका नाम था राजपूत। और ये नाम डिराइव हुआ है राजपुत्र से, जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र। सो 8वीं मतलब 8th एंड 14th सेंचुरी के आसपास जो है ये टर्म है, ये जनरली यूज़ की जाती थी उन वॉरियर्स के लिए जो वॉर करते थे और वो अपने आप को कौन सा स्टेटस देते थे, क्षत्रिय कास्ट का स्टेटस देते थे कि हम क्षत्रिय हैं, हम योद्धा हैं, ठीक है। सो द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स, ये सिर्फ रूलर्स के द्वारा ही नहीं बल्कि जो सोल्जर्स होते थे, कमांडर्स होते थे, उनके द्वारा भी ये टर्म यूज़ की जाने लगी। और ये एक तरह से इनके बारे में जो राजपूत हैं, इनके जो पोएट्स हैं, इनके बारे में बहुत ही एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये इनमें बहुत ज़्यादा एक तरह से निर्भीक थे, निर्भयी थे, बहुत ज़्यादा लॉयल थे। और इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, इनके जो पोएट्स हैं वो बताते हैं। और भी कई ग्रुप ऑफ पीपल निकल कर आए, जैसे कि मराठास थे, सिख थे, जाट, ठीक है। तो ये सभी जो हैं, ये सभी बाहर निकल कर आए, नए नए ग्रुप्स जो हैं, और धीरे धीरे पॉलिटिकली जो है इन्होंने अपनी एक इम्पॉर्टेंस जो है समाज में बनानी शुरू की। सो थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। टाइम के साथ साथ जो है लोगों ने वनों को काटना शुरू किया, एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ और लोग एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने लगे। इससे क्या हुआ, लोगों के हैबिटेट में भी बदलाव आया, लोग माइग्रेट करने लगे, अपने खेती वगैरह करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि लोग, अब कई ऐसे होते थे जो खेती में ही अपना एक बड़ा उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू किया, अपने व्यवसाय का, मार्केट्स के अंदर अपनी धाक जमानी शुरू की। तो इससे क्या हुआ कि वो लोग जो है जब ज़्यादा उन्होंने मार्केट घेरा, काफ़ी सोसाइटी के ऊपर एक अपना बड़ा एक्वायर किया, तो उनको टैक्सेस भी पे करने पड़े उस चीज़ के लिए। जब वो टैक्सेस पे करते थे तो वो लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो इससे क्या हुआ कि एक होता है ना सोसाइटी के अंदर जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने एक अपनी इमेज बना ली है, ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े पीजेंट्स निकल कर आए सामने से। अब कुछ तो ऐसे थे जिनके पास बहुत प्रोडक्टिव लैंड थी, तो कुछ ऐसे थे जो अपने साथ कैटल्स रखा करते थे, तो कुछ ऐसे थे जो मतलब आर्ट का वर्क किया करते थे, कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किया करते थे। तो लोगों ने अलग अलग काम करना शुरू किया जस्ट बिकॉज कि वो भी जो है सोसाइटी के अंदर अपनी एक इमेज बना सकें। तो जो पावरफुल लोग थे उन्होंने तो कर लिया, बाकी कई ऐसे गरीब जो तबके के लोग थे वो वहीं दबकर भी रह गए। तो ऐसे ही समाज के अंदर जो है डिफ्रेंशिएशन आना शुरू हुआ, लोग डिफ्रेंशिएट होने लगे, लोगों के बीच में ग्रुप्स बनने लगे और वो ग्रुप्स जो है वो जाति का रूप लेने लगी, ठीक है। तो इस तरह से जो लोग हैं उनको उनके जाति के बेस पर, उनके बैकग्राउंड और उनका वो क्या काम करते हैं, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पर लोगों को एक रैंक दिया जाने लगा, ठीक है। So ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by members of the जाति। देखो, तो ऐसे होता था, कुछ ग्रुप्स लोगों के ऐसे होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते थे, बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, कैटल्स होती थी, अच्छा खासा उनके पास घर होता था। तो उसके बेसिस पर लोगों को सोसाइटी में एक प्लेस दिया जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ से जन्म होता है जाति का, कास्ट सिस्टम का। जाति फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अब जो जातियाँ होती थी अलग अलग, वो क्या करने लगे, अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लगे, जिसको आज हम कहते हैं ना कि इस जाति का ये रिवाज है, इस जाति में ये रिवाज है। तो ये चीज़ें यहीं से जन्मी हैं। धीरे धीरे लोग अपनी ही ग्रुप्स के अंदर एक रीति रिवाज चलाने लगे, एक रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने लगे कि हम लोग जो हैं इस तरह से अपनी लाइफ का कंडक्ट करेंगे, इस तरह से काम करेंगे। उसके अंदर जो बड़े होते थे वो उन चीज़ों को बताते थे और इस तरह से जाति पंचायत की जाने लगी। तो इस तरह से ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी।
Region and empire. Large state like those of Cholas, Tughlaq or Mughals encompassed many regions. A Sanskrit Prashasti praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of a vast empire stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan and the west and included all of South India. देखो ऐसे ही बड़ी बड़ी स्टेट्स निकल कर आई धीरे धीरे। आप ना क्रोनोलॉजिकली इनको पढ़ेंगे कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो चोल जो हैं वो साउथ इंडिया में थे, तुगलक और मुगल्स जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में, इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज किया। तो एक ऐसे ही एक संस्कृत प्रशस्ति है जो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसने एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाई, बंगाल से लेकर उसने कैसे अफ़गानिस्तान तक अपना जो पूरा शासन है वो किया और अलग अलग एरियाज़ में उसने कैसे अपनी जीत हासिल की। ठीक है, तो हिस्टोरियंस जो हैं इस चीज़ के बारे में बताते हैं और उन्होंने सेम टाइम ये भी समझने की कोशिश की है कि जो रूलर्स हैं वो क्लेम क्यों, मतलब कि वो जो अलग अलग डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट के जो पार्ट्स थे उनके ऊपर क्लेम करने की कोशिश क्यों करते थे, ये सब चीज़ें क्यों करते थे। ठीक है, So by 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. देखो 700 AD तक ना काफ़ी ज़्यादा जो है जोग्राफिकल डायमेंशंस जो हैं वो हो चुके थे, जिससे लोगों के बीच में अलग अलग लैंग्वेजेस और कल्चर जो हैं लोगों के बीच में अलग अलग आने लगा था। और इसको भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इससे मतलब ये चीज़ें क्यों होती थी कि उस टाइम पर्टिकुलर कौन सी डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही है। ठीक है, इन सब चीज़ों का लोगों के ऊपर एक फ़र्क पड़ता था और कन्फ्लिक्ट्स भी होते थे कई डायनेस्टीज़ के बीच में आपस में, जैसे कि चोल हैं, खिलजी हैं, तुगलक हैं, मुग़ल हैं, ये सभी ने अपनी एक बहुत ज़्यादा वास्ट एम्पायर जो है इस रीजन में रखी है। लेकिन सभी डायनेस्टीज़ जो हैं वो सक्सेसफुल भी नहीं रही कि सारी ही सक्सेसफुल रही हैं। जो सक्सेसफुल डायनेस्टीज़ रही हैं उनका लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. मुग़ल एम्पायर बहुत लंबे समय तक चली थी, लगभग 18वीं ये शुरू हुई थी 16वीं शताब्दी के आसपास और 18वीं शताब्दी के आसपास इसका डिक्लाइन हुआ। तो उस टाइम जब मुग़ल जो एम्पायर है वो डिक्लाइन करी तो उसके बाद धीरे छोटी छोटी जो रीजनल स्टेट्स हैं उनका एमर्जेंस होना शुरू हुआ। पर फिर भी लोगों के ऊपर जो है एक जब उन्होंने इतने लंबे समय तक मुग़ल काल के अंदर वो लोग रहे थे तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का फ़र्क पड़ चुका था। लोगों के जो ट्रेडिशंस हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका था। लोग किस तरह की इकोनॉमी में रहते थे, किस तरह के कल्चर में रहते थे, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते थे। अगर आपको हज़ारों सालों तक अगर आप एक डायनेस्टी के अंडर रूल कर मतलब एक रूल के अंडर रह रहे हैं, एक राजा के रूल के अंदर रह रहे हैं, तो आपके भी लाइफस्टाइल में एक बदलाव आ जाएगा जो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। तो उस चीज़ को बदलना कोई आसान चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, द 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. ठीक है, अब ये हज़ारों सालों की एक इतिहास में कई चीज़ों में डेवलपमेंट आना शुरू हुआ। तो ऐसे ही लोगों के जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, मतलब कि जो धार्मिक एक तरह से रिवाज थे, उनमें बदलाव आना शुरू हुआ। लोग जो हैं भक्ति में एक तरह से बिलीव करने लगे। ठीक है, धर्म में बिलीव करने लगे एंड वो लोग कनेक्ट होने लगे एक दूसरे से। सो as the social words of these groups altered, so too did their beliefs. क्या हुआ, जैसे जैसे उन लोगों के जो ग्रुप्स हैं उनमें बदलाव आना शुरू हुआ, सोशल वर्ड्स में बदलाव आना शुरू हुआ, तो उनके विश्वासों में भी बदलाव आना शुरू हुआ। और ऐसे ही इस समय में एक निकल कर आया हिंदुज़म, जिसको आज हम हिंदुज़म कहते हैं। इससे इम्पोर्टेंट चेंजेस आने शुरू हुए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस occurred इन व्हाट वी कॉल हिंदुज़म टुडे। हिंदुज़म में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं समय के साथ। लोगों ने कई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू की, टेम्पल्स बनाए जाने लगे। ठीक है, ब्राह्मणों की वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ने लगी, पुजारियों की वैल्यू बढ़ने लगी। ये लोग सोसाइटी में एक तरह से डोमिनेंट ग्रुप बन गए, क्योंकि इन लोगों को संस्कृत भाषा की नॉलेज थी। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्राह्मणों को सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट मिली। तो जो नए नए रूलर्स आते थे वो लोग भी इन ब्राह्मणों को सपोर्ट करते थे ताकि उन लोगों को भी अच्छी खासी प्रेस्टीज मिले। इस तरह से समय के साथ इन लोगों की वजह से एक भक्ति का आइडिया जो है वो जन्म लेता है कि लोग जो है भक्ति करने लगे। धीरे धीरे
इनमें भी बदलाव आने शुरू हुए, लोगों के रिचुअल्स में बदलाव आने शुरू हुए। अब लोगों ने पुजारियों का यूज़ करना कम शुरू किया और लोगों ने समझना शुरू किया कि हम खुद भी भगवान से जुड़ सकते हैं भक्ति के थ्रू। ये चीज़ें भी भक्ति मूवमेंट के अंडर हम पढ़ेंगे बाद में। तो दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और ये वही समय था जब नए नए धर्म भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में दिखने शुरू हो गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस्लामिक लोग हमारे भारत में एंटर होने शुरू हुए, तो वो लोग कुरान लेकर आए भारत में। कुरान जो है वो मुस्लिम्स की एक होली बुक है, एक पवित्र बुक है, जिसके अंदर उन्होंने अपने गॉड जो है अल्लाह के बारे में बात की है कि जो लोग उन अल्लाह में बिलीव करते हैं वो उनके ऊपर प्यार बख्शते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो और कई रूलर्स जो ऐसे थे जो इस्लाम को मानते थे, ठीक है, तो कई रूलर्स ने इस्लाम को आगे सपोर्ट करना शुरू किया। एंड जैसे कि हिंदुज़म में कहा जाता है, तो ऐसे ही इस्लाम में भी जो है अलग अलग तरह के वैरायटी निकल कर आई। जैसे कि 2 तरह के मुस्लिम्स निकल कर आए, एक थे शिया मुस्लिम और एक थे सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। तो शिया मुस्लिम्स जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली हैं वो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो अर्ली लीडर्स जो सबसे पहले खलीफा हुआ करते थे उनको अपनी कम्युनिटी का लीडर मानते हैं। तो इस तरह से इनके रिलीजन में भी काफ़ी ज़्यादा हमें वैरायटी देखने को मिलती है। Thinking about time and historical periods, historians do not see time just as a passing of hours, days or years. ये historians जो हैं वो समय को इस तरीके से नहीं देखते कि कैसे समय कैसे दिन और जो वर्ष हैं वो बदल रहे हैं, बल्कि वो देखते हैं कि कैसे सोशल और इकोनॉमिकली जो है बदलाव आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, लोगों के आइडियाज़ में कैसे बदलाव आ रहे हैं, लोगों के बिलीव्स में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। इन चीज़ों को समझते हुए जो हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री को समझते हैं। अगर 19th सेंचुरी के आसपास की बात करें तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिफ़ाइन किया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। और ये जो डिवीज़न है ये इस आइडिया के बेसिस पर है। The division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change. उनके हिसाब से जो रूलर्स, जो राजा राज कर रहे होते थे उस समय भारत पर, उनका जो रिलीजन है वही एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चेंज है। जैसे कि आज एक मुस्लिम राजा राज कर रहा है, कल एक हिंदू राजा राज कर रहा है, तो उनके हिसाब से यही एक तरह से हिस्टोरिकल चेंज है। लेकिन ऐसा नहीं है, सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो डाइवर्सिटी है उसको उन्होंने नहीं समझा है शायद। तो few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different movements of the past. जैसे कि हम पढ़ेंगे, जैसे हमने अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था पहले की बुक्स में कि कैसे हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, फिर वो फार्मर्स बने, फिर वो टाउन्स एंड विलेजेस में रहने लगे और कैसे धीरे धीरे एम्पायर्स बननी शुरू हुई। तो ऐसे ही हम आगे जो है मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे धीरे धीरे कि कैसे बदलाव आने शुरू हुए, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने यही चीज़ें समझी। और बाद में जो है सब कॉन्टिनेंट में कैसे रीजन्स के अंदर बदलाव आना शुरू हुआ जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हमारे भारत में एंटर होने लगी। तो ये समय के साथ जो भी बदलाव आने शुरू हुए हैं, मेडिवल से कैसे मॉडर्निटी आई, इन सब चीज़ों को हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी हमने सिर्फ एक आइडिया लिया है इस चैप्टर के थ्रू कि क्या क्या चीज़ें उस समय रही थी, ठीक है, और कैसे धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर बदलाव आने शुरू हुए हैं और उन बदलावों को हम हिस्ट्री में किस तरह से समझते हैं, किस कंटेक्स्ट में उसको समझते हैं, उन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स को हम किस तरह से समझ रहे हैं समय के हिसाब से। ये सब चीज़ें जो हैं हमने इस चैप्टर में पढ़ी। और ऐसे ही हम आगे से क्लास 7th NCERT को धीरे धीरे समझेंगे और हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है वो 7th क्लास की NCERT से कंप्लीट होगी। और यहाँ हम सिर्फ एक अपना बेस कंप्लीट कर रहे हैं, एक बेस मजबूत कर रहे हैं ताकि हम आगे हिस्ट्री को बहुत ही आसानी से समझ सकें, हमें पता हो कि ये किस बारे में बात कर रहा है अगर हम आगे किसी बड़ी बुक से पढ़ते हैं तो आप ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को आगे इसमें देखते रहना। हम 7th क्लास की NCERT को भी कंप्लीट करेंगे और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे।